रिकॉर्डिंग मैसेज ओके ओके सर। আচ্ছা আমাকে তথা তো নেই লাস্ট ক্লাসের নোটসের ডেটটা কেউ বলতে পারবে কত তারিখ ছিল? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আই থিঙ্ক পেয়ে গেছি। ওকে স্যার। স্যার 8 8 তারিখ ছিল না? ঠিক আছে। হ্যাঁ 15 ক্লাস বন্ধ ছিল। ওকে আচ্ছা अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अभी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस पे बात कर रहे हैं। सर ये किसके एंगल से बात कर रहे हैं? कंपनी के एंगल से सर। हम कंपनी के एंगल से हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल। माने आज के डेट में कोई भी बिजनेस जो भी सोसाइटी में डेवलप होता है, कंपनी स्पेशली, आप लोग देखोगे कि कंपनी बनता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है ना, कितना सारा कंपनी आ तो रहा है बहुत सारे लेकिन सारे टिक नहीं पाते, माने हाँ कुछ दिनों तक सरवाइव कर रहा है, स्टार्टिंग में वैल्यूएशंस बहुत हाई दिखा रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंपनी अपना रेवेन्यू मॉडल सेटअप नहीं कर पा रहा है। माने कहाँ से सेल बढ़ सकता है, अगर रेवेन्यू मॉडल अच्छा है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक बिजनेस अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करे, उस पर डिपेंड करता है उसका सर्वाइवल प्रोसेस, होल सर्वाइवल प्रोसेस, कि आगे जाके कंपनी कितना टिकेगा, कितना सर्वाइव करेगा, कितना दिन तक कर पाएगा। और सिर्फ सर्वाइव करने से नहीं होगा, बिजनेस को डे बाय डे इंप्रूव भी करना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेस कंपनी जो बनाता है वो लोग कौन होते हैं? प्रोमोटर होते हैं। प्रोमोटर माने दे आर दी प्रोमोटर प्रोमोटिंग शेयर होल्डर्स। तो जो बिजनेस को बना रहे हैं वो तो शेयर होल्डर है ही, वो तो कंपनी को बना रहा है, प्रोमोटर है। साथ में जो बाद में कंपनी के साथ जोड़ता है, बाद में जोड़ने का मतलब जैसे जो लोग शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कंपनी के प्रति क्या होता है सर? एक आस्था, एक भरोसा होता है कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ और मुझे इसके साथ इन्वेस्ट करके मेरा भी पैसा को ग्रो करना है। लेकिन अगर कंपनी अपने अंदर से ही, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरफ से बात नहीं हो रहा है, ये कंपनी के एंगल से बात हो रहा है कि कंपनी अपना फाइनेंसिंग डिसीजंस को कैसे मेंटेन कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएगा, चाहे शॉर्ट रन लेवल में हो या लॉन्ग रन लेवल में, अल्टीमेटली वही बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। इसके लिए अलग अलग टॉपिक होता है, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही नाम आता है। मैं फिर से एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी लाइव करवाऊंगा सबको। आई थिंक ये वाला आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज ये टॉपिक, ये जो फाइनेंसिंग डिसीजंस, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर जो चल रहा था, आज ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा। फिर सबको मैं ना फाइनेंस के एकदम बेसिक कुछ बातें जैसे कि टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उस पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत दिन में उस टॉपिक को लाइव क्लास में नहीं करा पाया और सबको ज़रूरत होता है, सबको ज़रूरत होता है। ये बेसिकली बचपन का कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एरिया है, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस। लेकिन किंतु परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक बिजनेस अपना फाइनेंस को मैनेज कैसे करता है, और फाइनेंस को मैनेज करने के चक्कर में एक कंपनी को ना बहुत सारे फाइनेंशियल थ्योरी उनके सामने आता है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं सर, ये वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। ये सब जो पढ़ाई हो रहा है ना, ये सिर्फ इंडिया वाला पढ़ाई नहीं है, दीज आर दी इंटरनेशनल एजुकेशन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। आप इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, सीएमए कर रहे हो, इंडिया में सीएस कर रहे हो, आप फॉरेन में जाके या इंडिया में रह के भी सीपीए करो, सीएफए करो, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके एमबीए इन फाइनेंस करो, या फिर इंडिया में कोई एमबीए इन फाइनेंस का पढ़ाई करो, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ सर, यही टॉपिक होता है।
यही टॉपिक होता है। तो फिर आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ आप इंडिया में काम करने के लिए, these are the topic which are relates to international standards। दुनिया भर में हर जगह में बिजनेस चलता है और यही सिस्टम फॉलो करने का काम होता है। और ये जो थ्योरी आपके सामने पढ़ाया जा रहा है, ये सब भी अमेरिकन एज वेल एज यूरोपियंस जो फाइनेंशियल गुरुज हैं या बिजनेस मैग्नेट, मतलब क्या बोलते हैं सर, बिजनेस एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट, उन्हीं का थ्योरी है जो आपको रिसेंट ट्रेंड में पढ़ाया गया है। मैंने ये सब टॉपिक आप लोगों के साथ कवर अप किया सर, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, वीवीआईपी पॉइंट है सर, मॉडिगिलियन मिलर अप्रोच, ट्रेड ऑफ थ्योरी, इसके बारे में तो मैं बीच बीच में आपके साथ बात किया। हाँ, मैं ये वाला टॉपिक थोड़ा सा नहीं बोला अभी तक, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी मैं ये बता दूंगा, अगर आज टाइम मिले तो आज ही बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज जो था कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माने, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माने कंपनी कितना डेब्ट और कितना इक्विटी मेंटेन करेगा, ये पूरा खेल उसके ऊपर है। ये जो पूरा खेल है ना कैपिटल स्ट्रक्चर का, कितना डेब्ट आपके पास है, आप कितना लोन मेंटेन कर रहे हो, डेब्ट कैपिटल माने लोन कैपिटल, और इक्विटी कैपिटल माने शेयर होल्डर का जो डायरेक्ट पैसा लेके काम होता है, ओनरशिप कैपिटल। डेब्ट माने क्या होता है, लोन। इक्विटी माने क्या होता है, ओन। इक्विटी माने ओन, कैरेक्टर है, चाहे प्रोमोटर दे या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर दे। जैसे हम लोग जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कौन हो जाते हैं, हम लोग इक्विटी वाले हो जाते हैं। जो बिजनेस को बना रहे, जो प्रोमोटर है, वो कौन होते हैं, वो भी ओन वाले होते हैं, उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। और अगर कोई कंपनी बैंक को अप्रोच करता है, लोन लेता है, या डिवेंचर, पब्लिक को बोलते हैं डिवेंचर इशू करके पैसा जुगाड़ करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज किसी ना किसी कंपनी को डिवेंचर दे रहा है, मैंने सब्सक्राइब कर रहा है, कंपनी इशू कर रहा है और दूसरे कंपनी सब्सक्राइब कर रहा है, वो सब डेब्ट होता है, मैंने बेसिकली जिसका कैरेक्टरिस्टिक लोन होता है, इसको डेब्ट कैपिटल कहते हैं। आप लोग लेवरेज में ऑलरेडी ये सब डिस्कशन किए हो सर, ये लेवरेज पूरा हो चुका है, वहां पर भी मैंने आपको, ये डेब्ट ही है जो बिजनेस का रिस्क अराइज करता है, फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं, रिस्क अराइज ड्यू टू डेब्ट कैपिटल। क्यों, क्योंकि डेब्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना, ये देना मैंडेटरी होता है, आप खुद खाओ ना खाओ, खुद खाओ ना खाओ, अगर आपने किसी से उधार लिया पहले वो चुकाना पड़ता है, ये जिंदगी का उसूल है सर। आप लोग घर घर में चेक करो, लोन लेके अगर आप उसका जो हिंदी में बोलते हैं ब्याज, हिंदी में बोलते हैं ब्याज है, और बंगाली में हम लोग बोलते हैं सूद, सूद हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है, सूद। तो ये जो हम लोग अगर लोन लेंगे और उसका जो सूद होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्यार से इंटरेस्ट, ये देना मैंडेटरी है। इसलिए कंपनी अपना पहला पहला जो प्रॉफिट करता है ना, पहला पहला प्यार किसका, कंपनी का। सर प्यार क्यों सर, प्यार इसलिए क्योंकि कमा रहे हैं सर, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम करेगा तो प्यार तो आएगा। कंपनी प्रॉफिट करेगा, पॉजिटिव दिखता है ना, तो कंपनी को खुद पे बड़ा प्यार होता है, हर किसी को। हम लोग खुद जब कमाते हैं प्यार नहीं आता अपने कमाई पे, हाँ, आई थिंक सबसे ज्यादा प्यार इसी पे आता है लोगों को। आपके सामने आपका सबसे पसंदीदा इंसान भी हो जाए देखा जाता है कि उसको भूल जाएगा पैसा देख के सर दैट्स अ डिफरेंट पार्ट में, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है लेकिन आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईबीआईटी कंपनी का पहला प्यार है, और उस पहला प्यार से कंपनी को क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है। सर दुख होता होगा, हाँ सर दुख तो होता होगा, लेकिन ये ईबीआईटी बनाने के लिए जब आपको कैपिटल का जरूरत होता था, स्टार्टिंग में जब आपने बैलेंस शीट बनाया था, तब आपको किसी न किसी बैंक ने लोन दिया था, या किसी न किसी ने डिवेंचर दिया था, ठीक है, मैंने आपने इशू किया था तो सब्सक्राइब किया था, कॉर्पोरेट डिवेंचर सर, या फिर आपने बॉन्ड इशू किया था तो कोई आपका बॉन्ड लिया था, ये सब लोन, लोन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, सब लोन है, माने बैंक लोन हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, लोन को प्यार से टर्म लोन कहते हैं। तब आपने एज पर द बिजनेस, किसी का 10 लाख का बिजनेस हो सकता है, तो किसी का 10 करोड़ का हो सकता है, तो किसी का 1 लाख करोड़ का भी हो सकता है ना। रिलायंस वगैरह को देखो, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है। तो आप मार्केट से अगर लोन उठा रहे हो कैपिटल जुगाड़ करने के लिए, और बाद में जब आपका प्रॉफिट होता है ना, तो सबसे पहले आपको उसको ब्याज चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है।
बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा लोन का बार्डन हो जाए, लोन बार्डन या डेब्ट बार्डन, हाँ सर मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, डेब्ट और लोन एक ही बात है। डेब्ट बार्डन या लोन बार्डन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कंपनी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। इक्विटी भी बार्डन हो सकता है, इक्विटी बार्डन भी हो सकता है, लेकिन इक्विटी क्या है ना, सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है। इक्विटी का क्या है, आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ओपन कर लो, मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, कहाँ जा जाए कहाँ जा जाए, टिकट टेप में चले जाते हैं, इजी होता है मेरे लिए। ये सब फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस साइट है ना सर, आप लोग भी विजिट कर सकते हो। इनका एक प्रीमियम वर्जन है, आप प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो चेक करने के लिए मार्केट एनालिसिस। लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो चेक करके कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज रहेगा तो बिल्कुल समझ सकते हो सर। ठीक है, तो जैसे ये तो मैं फ्री यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, बाकी तो आपको प्रीमियम वर्जन मिलता है सर, ठीक है, प्रीमियम वर्जन मिलता है। ठीक है, छोड़ो अभी प्रीमियम पे नहीं जाना है, जितना काम जरूरत होता है ना पढ़ने के लिए उतना तो नॉर्मल में हो जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये कौन सा कंपनी था रे, टाटा मोटर्स, ऐसे ही मैं रैंडम पिक किया, आप बोलोगे तो कोई दूसरा कंपनी पिक कर लूंगा, टीसीएस भी ले सकता हूँ। चलो, टीसीएस का कंडीशन अच्छा ही होगा। टीसीएस, इसके फाइनेंशियल्स में जाओ, ऐसे यहाँ पर कुछ एनालिसिस दिया है, हैज नॉट फेयर्ड वेल अमंग द लो परफॉर्मर्स, वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ठीक है, करंट हिसाब से बता रहे हैं, रेड फ्लैग नो रेड फ्लैग फाउंड, माने कंपनी के बारे में कोई खराब बात नहीं है एंटर करने के लिए, ऐसा कुछ एनालिसिस दे रहा है। ये कौन दे रहा है, ये टिकट टेप जो फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये दे रहा है। तो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये है, मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये एक्चुअली आपको कंपनी एनालिसिस करने में हेल्प करता है। और जब आप आगे जाके एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आप जब काम करोगे कंपनी के लिए, ठीक है, या कंपनी का फाइनेंस के बारे में आइडिया लगाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, चाहे आप एज ए सीए पे, सीएमए, जो भी आपका पोजीशन कुछ भी हो, बट आप कंपनी के फाइनेंस का या कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट हो, तो आप पे सजेशन मांगा जाएगा कि बताओ कंपनी का क्या सिचुएशन है और इसको और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। या फिर अगर आप कंपनी में नहीं हो, आप एक इन्वेस्टर के तौर पे सोच रहे हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस अगला 10 साल में कैसा होने वाला है, या अगले 5 साल में कैसा होने वाला है, या अगला 2 साल में कैसा हो सकता है, उसका भी आइडिया लगा सकते हो। सबसे पहले आप कंपनी का अंदर का बात तो समझ जाओ। जैसे ये कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है, रेवेन्यू माने टीसीएस क्या करता है, आईटी सर्विस देता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, बेसिकली बीपीओ एंड केपीओ सर्विस। समझते हो बीपीओ केपीओ क्या होता है? हाँ सर, नॉलेज है आप लोगों को बीपीओ केपीओ के बारे में? यस, बोलो, एनी आइडिया? नो आइडिया सर, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को मेरा आवाज तो आ रहा है? স্যার এই কোনো কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলো মেনটেন করা মানে যেরকম টিসিএস করে দেখেছে আইটি কোম্পানি। हाँ, मैं टीसीएस का ही बात कर रहा हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, जेनपैक, ठीक है, जितना भी नाम आप लोग जानते हो, ज्यादातर लोग आईटी में जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोग। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आईटी आईटी बिजनेस चलता कैसे है, वही मेरा सवाल है। इसका बेसिक काम होता है सर, बीपीओ या केपीओ का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करना या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करना। आउटसोर्स माने एक्चुअली बाहर का काम जब इंडिया में लाके किया जाता है तो उसको आउटसोर्स बोला जा रहा है, ठीक है, बाहर से सोर्स करके लाना। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो फॉरेन कंट्रीज है, स्पेशली यूएसए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया का जो आईटी बिजनेस है उसका 80%, मोर देन 80% अमेरिका से आता है। अमेरिका में बड़े बड़े कंपनीज है, वी ऑल नो, है ना, अमेरिका में वर्ल्ड का बिग बिग कंपनीज है, कंपनीज का हेडक्वार्टर्स है। तो अमेरिकन कंपनीज जो नॉर्मली मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, माने ये बिजनेस तो करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में,
मतलब इनका मेन ओरिजिनेशन है। बट से फॉर एग्जांपल कोई भी एक फॉरेन कंपनी, गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, एनीवन, ठीक है, कोई वहाँ का कोई हॉस्पिटल्स हो सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अमेरिका जो टॉप लेवल एमएनसीज हैं, ये लोग क्या करता है, इनका बहुत सारा डेटा होता है, अपने क्लाइंट का डेटा, जिसे मैनेज करना होता है, लोगों का इंश्योरेंस होता है, उसे मैनेज करना होता है। अब अमेरिका में कोई भी काम करने के लिए थोड़ा ज्यादा सैलरी देना पड़ता है, लेकिन वही सिमिलर टास्क इंडिया में बैठ के भी लोग कर सकता है। तो अमेरिका देख रहे हैं सर, एक तो वहां के लोगों को जॉब करने का उतना नीड नहीं होता, ठीक है, या फिर वहां का यूथ बहुत हाई अमाउंट डिमांड करते हैं। तो अमेरिका बोलते हैं कि भाई मेरा इतना सारा काम है और मुझे ग्लोबल लेवल में काम करना है। अमेरिकन बिजनेस तो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं होता है, इसका बिजनेस साउथ अमेरिका में भी फैला हुआ है, इसका बिजनेस अफ्रीका में भी फैला हुआ है, इसका बिजनेस यूरोप में भी फैला हुआ है, इसका बिजनेस चाइना में भी फैला हुआ है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये अपना बिजनेस स्प्रेड करके रखा है। तो इंडिया में क्या है ना, कॉम्पिटेटिवली लो कॉस्ट में आपको नॉलेजेबल लोग मिल जाता है, काफी लो कॉस्ट में। जहां पर यहाँ का लोगों को 3 लाख एटलीस्ट मंथली सैलरी देना पड़ता है मिनिमम लेवल में, इंडिया में ऐसा 10 लोग काम कर लेगा 30,000 इंटू 10 करके। तो इसमें क्या हो रहा है, उनको वर्कर भी ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब वर्क मेन जिसको बोलते हैं काम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इंडिया में। इसीलिए बड़े बड़े आईटी हब बनाए सर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जेनपैक, कॉग्निजेंट, जो भी है फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके काम कर रहे हैं। दीज आर द बिग रीजंस। तो मैं अब सबको यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब सर्विस प्रोवाइड करके, इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर सर्विस होता है, प्रोग्रामिंग सर्विस होता है, डेटा मैनेजमेंट सर्विस होता है, एनीथिंग, किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड काम हो, वो हर काम इंडिया में बैठ के यूएस के लिए इंडियंस लोग कंपनीज के थ्रू से कर लेता है। वेबसाइट डेवलपमेंट, एनीथिंग, ऐप डेवलपमेंट, बहुत कुछ करता है। समझ रहे हो सर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फिर मैं कहना क्या चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब है कि ये रेवेन्यू का सोर्स है, बड़े बड़े जैसे टीसीएस का रेवेन्यू का सोर्स है, तो टीसीएस इनकम किया, इनकम कर रहे हैं, लेकिन इतना बिजनेस को डेवलप करने के लिए टीसीएस के पास क्या चाहिए था सर, टीसीएस को शुरुआत में कैपिटल का जरूरत पड़ा था। तो टीसीएस बीच बीच में अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए मिडिल मिडिल में क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल का फ्लो चाहिए, तो वो लोन ले लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसके पास अलग अलग तरीका हो सकता है और वो तरीका अपनाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ, एक सेकंड। बैलेंस शीट में चले जाओ, बैलेंस शीट में जाके आप उसका एसेट लायबिलिटी चेक करो। अगर आप लायबिलिटी में भी चेक करते हो ना, तो कंपनी के पास कितना लोन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पैसा मिला है कंपनी को, तब जाके कंपनी अपना कैपिटल बता रहे हैं। या फिर आप कंपनी का इक्विटी लायबिलिटीज में जाओ, ठीक है, इक्विटीज में जाओ एज वेल एज लायबिलिटीज में जाओ, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि कंपनी के पास सब करोड़ में है। आप चेक कर सकते टोटल इक्विटी कितना है, टोटल लायबिलिटीज कितना है, मैंने लोन कितना बाकी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है। तो तब जाके कंपनी अपने पास कैपिटल मिला है, उसी कैपिटल को मार्केट में रोल आउट करके कंपनी अपना बिजनेस को स्प्रेड करता है। फिर कंपनी अपना रेवेन्यू सोर्स से रेवेन्यू कमाते हैं, फिर जाके कंपनी उसी रेवेन्यू सोर्स को यूज करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही ना काम नहीं हो पाता है सर। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, पढ़ना भी आसान है, बट रियल लाइफ में इसी चीज को फॉलो करके कितना ही बिजनेस बन पाता है सर। कोशिश करने वाले बहुत है, बट सब कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। रेवेन्यू सोर्स जो भी आएगा, जो आपको मैं दिखाया टीसीएस का, फिर वहां से टीसीएस क्या करेगा, अपना खर्चा माइनस करेगा, कॉस्टिंग, है ना, इसीलिए जो लोग कॉस्ट पढ़ते हैं मैम के पास, सीएमए वाले, सीए वाले, एज वेल एज सीएस वाले, सब पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग यही चीज है कि हर बिजनेस का एक कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट को हैंडल करना बहुत ही मतलब वाइटल पार्ट होता है सर। क्योंकि कॉस्ट को मैनेज कर लिया ना, तो जाके बिजनेस को प्रॉफिट होता है। जो बिजनेस कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाया, वो बिजनेस कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। ये है बिजनेस का पहला पहला प्यार, EBITDA। इसमें से बिजनेस को लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो लोन कंपनी ने उठाया था, 779 करोड़ का इंटरेस्ट है इसका।
700 ना चाहिए, मतलब करीब करीब 800 करोड़ का। ये आईटी बिजनेस है, इसका उतना मतलब क्या बोलते हैं सर, उतना लोन उस हिसाब से जरूरत नहीं होता है। आप कोई दूसरे कंपनीज दे सकते हो, मैं वो भी दिखाता रहता हूँ आपको बीच बीच में। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, लोन इंटरेस्ट वगैरह को अगर प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाएगा, बिजनेस को इनकम करने में दिक्कत हो जाएगा। इनकम नहीं होगा तो शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा, अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा तो डिविडेंड भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, हर चीज में इफेक्ट हो जाएगा। तो और अगर शेयर होल्डर नाखुश है, अगर शेयर होल्डर को उतना सुविधा नहीं मिलता है, तो फिर शेयर होल्डर लॉस करके चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। चैलेंजिंग है सर, इट्स रियली चैलेंजिंग सेक्टर्स। ये कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज लेवरेज, ठीक है, ये एक्चुअली रियल लाइफ में कंपनी को एक प्रॉपर बैलेंस वे में चलने का नॉलेज प्रोवाइड करता है। और आप लोग एज ए फाइनेंस का स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोगों को ये सब सीखना पड़ता है, कंपनी को गाइड करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि चैप्टर हम लोग इतना देर से क्यों पढ़ रहे थे। लेकिन किंतु परंतु सर, ये तो हो गया, आपको मैं थोड़ा रिकॉल कर दिया कि हम लोग ये चैप्टर को क्यों पढ़ रहे थे। लेकिन एक टॉपिक आज मैं फ्रेशली करवाऊंगा और एक होमवर्क मैं आप लोगों के साथ देखता हूं, अगर होता है तो डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं आंसर शेयर करूंगा। चलो, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। जैसे आई थिंक आप सबको याद है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। हेलो, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो था सर, जिसमें हम लोग इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। हाँ बोलो सर। यस, हाँ वही बोला था EPS ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या ढूंढ पा रहे थे सर, रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर, है ना। उसके ऊपर बेस करके हम लोग शेयर प्राइस भी डिसाइड कर पा रहे थे, कंपनी का पूरा एनालिसिस कर सकते थे हम लोग। लास्ट कुछ क्लास में क्वेश्चंस भी किया और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस किया, जिसमें प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, हर चीज का यूज करके हम लोग ये सब सीखे हैं सर। नाउ इसी पॉइंट के ऊपर बेस करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को देने का, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में कराया इसी के बेसिस में, ईबीआईटी ईपीएस एंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बिकॉज सेविंग्स क्या है सर, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर कंट्री में सेविंग्स नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर कैपिटल का फ्लो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग से ही कैपिटल फ्लो बढ़ता है। हम लोग सेव करते हैं, उसी में से कुछ पैसा मार्केट में देते हैं, है ना, बैंक को देते हैं, बैंक उस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, पैसा का सोर्स सेविंग्स ही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग बैंक में पैसा जमा करने क्यों जाते हैं, सेविंग्स का पैसा जमा करने जाते हैं। हम लोग एक शेयर मार्केट में कौन सा पैसा लेके आते हैं, सेविंग्स का पैसा लेके आते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड में कौन सा पैसा डालते हैं, सेविंग्स का पैसा डालते हैं। अब जिसका जितना सेविंग्स है, अगर आप एक्टिव वे में मार्केट में हर मंथ 50,000 इनकम करते हो, तो आप ट्राई करते हो कि एटलीस्ट अगर 30,000 में अगर आपका लाइवलीहुड चल जाता है, या 40,000 से चलता है, तो जो 30,000 में उसका गुजारा चलाते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं, उसको 10,000 का सेविंग्स, है ना। तो ऐसे एक एक इंडिविजुअल 10,000 करके मंथली सेव करेगा, थोड़ा बैंक में डालेगा, एफडी करेगा कुछ, है ना, कुछ इंश्योरेंस में भी डालते हैं, और कुछ शेयर मार्केट के लिए भी आते हैं। तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सब सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। शेयर मार्केट कुछ लेता है, ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड भी पैसा कहाँ डालते हैं, वो भी शेयर मार्केट में या तो लोन मार्केट में। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली, हम म्यूचुअल फंड में डाल दिए पैसे, बट म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उसी पैसे को लेके शेयर मार्केट में डालेगा, या फिर कैपिटल मार्केट का लाइक मनी मार्केट में, लाइक लोन मार्केट में डाल देगा। सिंपल। अल्टीमेटली सब पैसा घूम फिर के, सभी पैसा घूम फिर के हम लोग इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं। हम लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाते हैं, वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, डेब्ट मार्केट में पैसा लगाते हैं। हेलो, जड़ को देखो सर, सब हम लोग ये सब चीजें हम लोग नॉर्मली जानते हैं। पब्लिक का क्या है ना, पब्लिक जो कमाते हैं उसके दिमाग में चलता है कि फैमिली वाले क्या है ना, एक इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट घर पे ही होते हैं नॉर्मली, किसी मामा का लड़का, मौसी का लड़का,
ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट घर घर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड है ना, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हुआ है म्यूचुअल फंड में, और रिटर्न भी ज्यादा है ना। म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न कुछ नहीं, इंश्योरेंस में क्या है, जिंदगी के बाद कुछ फायदा है, जिंदगी रहते रहते फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा प्रीमियम बस खर्चा होता रहता है। लेकिन हाँ, फैमिली के लिए अच्छा होता है इंश्योरेंस। जब एक, हर फैमिली का एक होता है ना सर, एक डर हर फैमिली को होता है, उस डर के मारे इंश्योरेंस में पैसा लोग रखते हैं। मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, है ना, मेरे घर पे मेरे बाल बच्चा का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे मेरे बच्चे का क्या होगा, तब लोग इंश्योरेंस करते हैं, हर फैमिली करता है, कम ज्यादा। म्यूचुअल फंड में लोग रिटर्न कमाना चाहते हैं जीते जीते, जीते जीते मैंने अपने जिंदगी रहते रहते वो म्यूचुअल फंड को यूज करता है, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा कमा पाए। जो भी उसका सेविंग्स है, वो सेविंग्स के पैसे को मार्केट में डालना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट डालने में डर लगता है, क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट डिवेंचर मार्केट के बारे में, तो वो म्यूचुअल फंड कर लेता है। और जिसको नॉलेज है वो शेयर मार्केट में आते हैं, इक्विटी शेयर मार्केट रिस्की है, पर हाई रिटर्न दे सकता है। थोड़ा नॉलेज गैदर करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। मैं व्हाट इज द पॉइंट सर, पब्लिक का पैसा, चाहे सेविंग से हो, पब्लिक सेविंग से ही होता है ना, पब्लिक सेविंग्स का पैसा कहाँ से कहाँ जाता है देखो, इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू से इंश्योरेंस कंपनी के पास, लाइक LIC के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, थ्रू म्यूचुअल फंड एजेंट। जो लोग आजकल NISM क्रैक कर रहे हैं ना, NISM में भी एक होता है म्यूचुअल फंड का, इसी का होता है, NISM का एग्जाम पास करना पड़ता है म्यूचुअल फंड एजेंट बनने के लिए, एंड फिर जाके इक्विटी शेयर मार्केट। ठीक है, इसका तो क्या बताए, समुंदर है सर। तो सेविंग्स का पैसा घूम फिर के मार्केट में जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मार्केट में जाके कहाँ जाता है, किसी ना किसी तरह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हो सर, सबको समझ में आ रहा है, ये सारा पैसा कहाँ जाता है, किसी ना किसी तरह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। यस और नो, क्या मैटर समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो कहो, चुप ना बहुत सर, बोलो। বোঝা যাচ্ছে কথাটা না বোঝা গেল না? যখন সমস্ত পয়সা মার্কেটে যাচ্ছে, তাহলে মার্কেটে গিয়ে টাকাগুলো হচ্ছে কি, টাকাগুলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের পার্ট হয়ে যাচ্ছে, কোনোটা লোন হচ্ছে তো কোনোটা ইকুইটি হচ্ছে, ব্যাস দ্যাটস ইট। এরকম কি হচ্ছে না? হ্যাঁ রাহুল, बोलो सर। राहुल, नील, आई एम आस्किंग Yes, sir. एवरीबॉडी, संपत, पूर्वा, शालिनी, ऐसा ही होता है ना सर, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जितना देखो ना आप, जितना आपका फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप होगा, ऐसे, इसको थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड याद आ गया मुझे। आप लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुने हो सर? हाँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु सर, जरूर जानना, इसको जरूर पढ़ना सर। ठीक है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, और बंगालीज तो जानते ही हैं, बट पूरा इंडिया जानता है, इंटरनेशनल लोग भी जानते हैं इनको, बहुत ज्यादा जानते हैं इनको, जितना कम जानो कम पड़ जाए। ठीक है, मतलब भगवान तुल्य माना जाता है इनको, गुरु है बेसिकली, टीचर है। तो इनका एक बहुत फेमस वर्ड याद आ रहा है। एक किसी ने ना इनको पूछा था कि कौन सा धर्म अच्छा है। ठीक है, माने कोई आके इनको पूछता है हिंदुइज्म अच्छा है, कोई आके पूछता है इस्लाम अच्छा है, कोई पूछता है क्रिश्चियनिटी अच्छा है, अलग अलग रिलीजियस के बारे में पूछ रहे हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई, जैसे अलग अलग नदी दुनिया के हर कोने से निकलते हैं, अल्टीमेटली अगर आप वर्ल्ड मैप को भी देखोगे ना, दुनिया का हर नदी कहाँ जाके मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है। दुनिया का हर नदी, जिस देश में भी, जो भी देश में नदियां हो ना सर, रिवर्स, जैसे हमारे देश में इंडिया में गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, है ना, जो भी बड़े बड़े नदी है, छोटा छोटा नदी है,
अल्टीमेटली छोटा नदी क्या होता है, बड़ा नदी के साथ मिलके समुद्र में आके गिरता है। जैसे ये देखो, ये बे ऑफ बंगाल में गंगा का माउथ है ना, गंगा सागर कहलाता है। इस तरह से हर नदी कहीं से भी आए, ठीक है, वो समुद्र में मिलता है। मैं कहना क्या चाह रहा सर, मैं थोड़ी ना स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूँ आपके साथ, वो ड्यूटी तो मैंने लिया नहीं ना, और उतना स्पिरिचुअल नॉलेज मेरे पे नहीं है। बट मैं एक चीज समझने का कोशिश किया आपके साथ। रामकृष्ण परमहंस देव बता रहे हैं कि जिस तरह से हर एक नदी कहीं से भी निकले, किसी भी पहाड़ से निकले, कोई हिमालय से आ रहा है तो कोई झरना से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जाना कहाँ है, ओशन पे या समुंदर पे। उसी तरह पैसा अलग अलग फ्लो से, कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी म्यूचुअल फंड के नाम पे, कभी इक्विटी शेयर के नाम पे, कभी बॉन्ड के नाम पे, कहाँ आता है, कैपिटल मार्केट में आता है। और वही कैपिटल मार्केट से कंपनी कैपिटल जुगाड़ करते हैं, वो मार्केट हो गया। अब उसी पैसे को अल्टीमेटली कैपिटल स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया जाता है, और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं कि हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिसीजन मेंटेन करें। दैट्स इट सर। कहाँ का बात कहाँ जोड़ देते हो, सॉरी सर। मुझे ऐसा कोई इच्छा तो नहीं होता है, बट याद आ जाता है तो क्या करें, बोल देता हूँ सर। हर एक नदी जिस तरह से समुद्र में मिलता है, मतलब रिलीजियस कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, माने आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, अगर आप ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ जिंदगी बिताते हो, एक अच्छा इंसान की तरह जिंदगी बिताते हो, अल्टीमेटली आपको वही हर नदी की तरह समुद्र में ही पहुंचना है। चाहे कोई भी धर्म से आप जुड़े क्यों ना हो, बट अगर आपके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटीज है, आप जरूर पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदुइज्म में बोलते हैं आत्मा परमात्मा, ठीक है, तो परमात्मा में मिलेंगे। कहीं कोई भी धर्म से क्यों ना हो, वो अपने अपने परमात्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, इन आवर इंडियन कल्चर दिस कॉल्ड परमात्मा। चलो मैं स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं बन सकता, बट जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको कि हर पैसा किस तरह से मार्केट में आता है, फिर उसी मार्केट से किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उस कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरह से डिसीजन में तब्दील करना पड़ता है। अगर आपको ये बात समझ में आया तो बहुत अच्छा। अब मैं आपको, चलो सर, सर ये सब गुरुजी वाला बात ना दिमाग खराब करने वाला है। डोंट वरी सर, आज दिमाग खराब करेगा, एक दिन यही चीज आपका दिमाग काम भी करेगा। चलो पेन एंड कॉपी रेडी करो। ROE ROI रिलेशनशिप। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, ROE माने रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड ROI माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाम तो सुना ही होगा। अब ये टॉपिक आपको कहाँ लेके जाता है, थोड़ा सा पेशेंसफुली देखो। सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? another technique another technique that firms in real life use to make the choice between debt and equity. Another technique that firms is in real life used to make the choice between debt and equity is ROE and ROI. सवाई लिखছে? हेलो, बोलो सर, लिख रहे कि नहीं लिख रहे आप लोग? Okay. Okay. Now ROE and Yes. ROI. Okay sir, thank you sir. रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन है,
ये रिलेशनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। इज गिवन बाय ROE इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है सर, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी ब्रैकेट थोड़ा अभी हटा दो। ROE इक्वल्स टू ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू डेब्ट बाय इक्विटी, ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दो या सेकंड ब्रैकेट जो भी कर रहे हो, इंटू 1 - T, इंटू 1 - T। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक बॉक्स के अंदर रख सकते हो, या इसको एक हाँ बॉक्स कर लो जस्ट। तो छोड़ो बेटा, बात नहीं कर रही थी। इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहा हूँ। तो ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू D/E इंटू 1 - T। अब सर ये फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला में कुछ तो बात है। वेयर ROE that is return on equity। इक्विटी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी रिटर्न कैलकुलेट करना है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी को कितना इक्विटी से रिटर्न मिलता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, दैट इज पैट। हर कंपनी का मिलता है पैट, ये रहा। PBIT से इंटरेस्ट चला गया तो PBT, PBT से जो नेट इनकम आया इसी को पैट कहते हैं सर। हर कंपनी को मिलता है पैट, पैट बाय नेट ओथ, ठीक है। कंपनी का जो टोटल नेट ओथ है, मतलब जो वैल्यूएशन है कंपनी का, जो कैपिटल वैल्यूएशन है, उसको बोला जा रहा है सर। तो पैट बाय नेट ओथ, ठीक है, पैट बाय नेट ओथ। मैं नेट ओथ को आगे आगे आपको मैं और डिटेल्स में समझा देता हूँ, डोंट वरी। पैट बाय नेट ओथ, इतना तक लिख लिए, प्लीज टेल मी। हाँ सर। ठीक, आगे देखो, पैट बाय नेट ओथ। नेट वर्थ माने बेसिकली कंपनी, उसके पास जो एसेट है, एसेट से जो कैपिटल को, सॉरी लाइबिलिटी को माइनस करेगा। ऐसे एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल, है ना। एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल। मैं अकाउंट्स का बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, वहां पर ये सब चीजें मुझे सिखाने का मौका मिलता है सर। नॉर्मली ये CA फाउंडेशन को, CS एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक्स है, या फिर CMA फाउंडेशन, CMA इंटर के भी कुछ टॉपिक होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो कर सकते हो सर। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज पैड बाय नेट वर्थ। ROI इक्वल्स टू EBIT, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बड़ा सिंपल है ना, आपने कितना कैपिटल मार्केट में डाला, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, बेसिकली सिंपल। हम लोग अगर एक नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में बोले, पैसा कितना लगाया और इनकम कितना हो रहा है, पैसा कितना लगाया और इनकम कितना हो रहा है, तो EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो स्टैंड्स फॉर, सॉरी D/E रेशियो स्टैंड्स फॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो।
डेब्ट इक्विटी I equals to interest rate on debt। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में बार बार बता रहा था सर, है ना। जैसे आप कोई भी बिजनेस उठा लो यहाँ से जिसका इंटरेस्ट बड़ा हाई है, से फॉर एग्जांपल आप कोई एयरलाइंस बिजनेस ले सकते हो। सामने इंडिगो आया तो इंडिगो को ले लेता हूँ। इंडिगो का फाइनेंस चेक करो आप, यहाँ जाके आप इंडिगो का फाइनेंस में जाके, यस सर, कहाँ से नेट इनकम, बैलेंस शीट में चले जाओ। अब चेक करो यहाँ पर लाइबिलिटी देखो, आपको लाइबिलिटी हाई मिलेगा सर, क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत होता है, तब जाके एयरलाइंस बिजनेस चाहिए होता है, और उसके लिए लोन वगैरह भी बहुत हाई होता है। अब इसका करेंट लाइबिलिटी देखो 23,000 करोड़, नॉन करेंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देखो 41,000 करोड़, टोटल लाइबिलिटी देखो 65,000 करोड़। कंपनी का एसेट देखो सर 59,000 करोड़। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब क्या बोल सकते हैं, बैलेंस सिचुएशंस में चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो फिर भी रिसेंटली इंडिगो का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है सर। करेंटली अगर देखा जाए इंडिगो का परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर हुआ है, इसलिए शेयर में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। शेयर में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं कुछ साल पहले भी पढ़ा रहा था, तब इंडिगो का शेयर अच्छा नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिगो का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था। अगर आप 2022 का भी चेक करोगे ना, उसका लोन का हालत बहुत खराब था, इंटरेस्ट पेमेंट का। ठीक है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में क्या हुआ है। हाँ बोल सर। ইন্ডিগোর তো স্যার ভাবলো সেই ওদের যে মিডলে অর্ডারটা পড়লো না প্লেনে, তো তারপর থেকে আপনি ভালো গ্রোথ পেয়ে গেল। हाँ, वो तो ऑर्डर के कारण तो हुआ ही है। ऑर्डर इसीलिए दे पा रहे हैं कि उसको उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है। और अगर आप चेक करोगे ना 2022 का डेटा चेक करो आप, ठीक है, ये देखो 2022 में इसका नेट इनकम कितना था, 6,000 करोड़ लॉस। 2023 में बता रहे 305 करोड़ लॉस। तो कहाँ 6,000 करोड़, कहाँ 305 करोड़। ये पूरा अकाउंट्स का चेकिंग करना पड़ता है, लेकिन इसका बिजनेस अच्छा हुआ है पहले से। बिग डिफरेंस, 6,000 करोड़ 305 करोड़, ह्यूज ह्यूज गैप। 2021 देखो 5,000 करोड़ का लॉस। और इंटरेस्ट देखो आप इधर, 2021 में 2,100 करोड़ का इंटरेस्ट भरता था, 2022 में 2,300, 2023 में और इंटरेस्ट ज्यादा भर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या, कैपिटल और मार्केट से ग्रो किया है, तभी ना। इंटरेस्ट ज्यादा क्यों हो गया, जरूर लोन लोन ज्यादा लिया है, लोन ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो लोन जरूरत होता है सर, लेकिन उसको मैनेज करना उससे भी बड़ा जरूरत होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको मैनेज कर पाना उससे भी बड़ा नीड होता है, और इसीलिए आप लोग फाइनेंस पढ़ रहे हो। सो इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, ठीक है, इसे आई कहते हैं। एंड टी इक्वल्स टू व्हाट सर, टैक्स रेट। सर मैं कोशिश करता हूँ सर, मैं जो भी बातें करता हूँ इस बात को आप समझ पाओ। मैं इसलिए समय लेता हूँ, टाइम लेता हूँ, रट्टा नहीं लगाना, मगअप नहीं মার্কেটে करना। हाँ बोलो सर। এই যে মার্কেটে যে টাকাগুলো মানে ধরুন ইন্ডিগো আজকে 2,000 টাকার উপরে যে শেয়ার ভ্যালু আছে পার শেয়ারে, তো এইটা কি ইন্ডিগোর ক্যাপিটালে ইউজ হচ্ছে? कौन टाका? এই যে আমরা ধরুন মার্কেটে যে আমরা ট্রেড করছি, মার্কেটে দেখছি ইন্ডিগো শেয়ার 2,000 টাকা রয়েছে, তাহলে এই টাকার সাথে তো ইন্ডিগো তো ইন্ডিগোর কাছে তো যাচ্ছে না এই টাকাটা, এটা তো মার্কেটেই ট্রেডিং হচ্ছে বা ওদের শেয়ার ভ্যালুটা ওটা বাড়ছে। তো ট্রেড হচ্ছে, ওটা তো ট্রেডিং হচ্ছে যে এই টাকাগুলো। ক্যাপিটালটা
ওই টাকাটা ওইভাবে যায় না, যেগুলো ট্রেড হয় ওগুলো মানুষ ট্রেড করে, তার জন্য কোম্পানি একটা আলাদা ইনকাম করে, কারণ ওর শেয়ার নিয়ে তুই ট্রেড করছিস, ওটা এক্সচেঞ্জ থেকে পায় না, হ্যাঁ ওটাই, ভ্যালুর ওটা উপরে পাই তার মানে। ওর ভ্যালুর উপরে পায়, কত টাকা ট্রেড হচ্ছে তার উপরে কোম্পানিকে একটা, তো অবশ্যই কোম্পানি শেয়ারই তো ট্রেড হচ্ছে, কোম্পানি যদি নিজে ভ্যালুয়েশন না রাখে তাহলে ট্রেডটা কি নিয়ে হবে, তাই না? আর হ্যাঁ আমরা যেটা ওটাই দেখতে ওটাই। পাচ্ছি ওটা শেয়ারের দাম, অবভিয়াসলি শেয়ারের দাম কত চলছে তার উপর বেসিসে আমরা ট্রেড নিচ্ছি। মার্কেটে পাচ্ছে, মার্কেটে পাচ্ছে। ইয়েস। আচ্ছা, যেটা আমরা প্রি ইস্যু করি মানে যেটা আইপিও লিস্টেড হয়, ওটা দেয় না হুম যে 1,000 কোটি টাকা গেইন করতে চাইছি বা 2,000 কোটি টাকা চাইছে, ওটা হুম তো হুম গোটা হুম। এটা তো বিজনেস। হ্যাঁ ওটা ওটা পেলে, কোম্পানি নিজের, হ্যাঁ ওটা নিজের ইউজের জন্য নিয়ে নেয়, ওটা তো ইনভেস্টমেন্ট। হ্যাঁ মানে যারা ওইটাই যা- ওরা যারা গ্যারান্টি আছে ইনভেস্ট ওটাই। করছে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওটা ইকুইটি ইকুইটি রেজ করছে, ঠিক আছে? এমনকি শেয়ার মার্কেটে যখন আমরা লং টার্মের জন্য রাখছি সেটাও ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট, সেটাও ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট। अच्छा रिमेम्बर दी बॉटम लाइन, चल थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा सर। समय दो, मार्केट में टाइम दो, कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा समय बिताओ, देखना सर धीरे धीरे सारा चीज ना एकदम इमेज क्लियर हो जाएगा। सॉरी, दी अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to maximize shareholders wealth, to maximize shareholders wealth, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर into share price। The undisputed objective of financial management is to maximize shareholders wealth। मेन यही पर्पस है शेयर फाइनेंस का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी को इस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि शेयर होल्डर अपना वेल्थ को ग्रो कर पाए। अगर ये करने में कंपनी फेलियर होते हैं इसका मतलब ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है? अब इसी ऑब्जेक्टिव पे कंपनी को चलना पड़ता है सर, इसी ऑब्जेक्टिव पे कंपनी को फोकस करना पड़ता है। ROE माने रिटर्न ऑन इक्विटी refers to the efficiency with which farms management माने farm माने कंपनी generated return on equity fund, generated return on equity fund। Higher the ROE, other factor remain constant, other factor remain constant, higher the share price। समझ रहे हो सर? अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहेगा माने अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे से अच्छा रिटर्न कमा पाता है, अगर बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट रहे माने अगर कंपनी का उतना ज्यादा लोन बार्डन नहीं है, ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो रहा है, जो भी जो कंपनी का खर्चा को कम कर रहा है, सिंपल बात है, सिंपल बात है सर। आप किसी भी कंपनी देख लो, अगर कंपनी अपना खर्चा कम कर लिया, इंटरेस्ट कम कर लिया, तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, और अर्निंग पर शेयर
या शेयर प्राइस तभी बढ़ सकता है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर माने पर शेयर अर्निंग और शेयर प्राइस का दाम तभी बढ़ सकता है किसी भी कंपनी का जब कंपनी, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया, हायर दी आरओई, जितना रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो करेगा, अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहता है, इफ ऐसा ऑलवेज इसको कांस्टेंट रख पाना इज नॉट पॉसिबल, अदर फैक्टर कांस्टेंट रख पाना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट ट्राई करना चाहिए। हायर दी शेयर प्राइस, वेट गाइस और बताता हूँ, अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो मैं बस बताना शुरू किया, अभी एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। नाउ ROE माने रिटर्न ऑन इक्विटी in turn depends upon ROI। ROE किस पे डिपेंड करता है? ROE ROI पे डिपेंड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी तभी अच्छा होगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। टू एक्सप्लेन द इक्वेशन कंसिडर टू सीमेंट कंपनी A एंड B। से फॉर एग्जाम्पल आप इसको रियल लाइफ कुछ कंपनी का नाम ले सकते हो, दो कॉम्पिटिटर सीमेंट कंपनी का नाम बताओ। श्री सीमेंट चलेगा? श्री सीमेंट, श्री सीमेंट वर्सेस अल्ट्राटेक सीमेंट, हाँ सर, या श्री सीमेंट वर्सेस ACC। चलो मैं अल्ट्राटेक ले लेता हूँ, श्री सीमेंट वर्सेस अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है रियल लाइफ में, बट फिर भी जस्ट इमेजिन नाउ, एज्यूम, हाँ एक काम कर लेता हूँ, इसको A एंड B ना देके, इसको A एंड B ना देके मैं ऐसे ही नॉर्मल ले रहा हूँ सर, ओरिजिनल डेटा नहीं है, एजम्पशन है। अल्ट्राटेक का U ले लिया और C का S ले लिया, ठीक है, SR, U एंड SR, U माने अल्ट्रा, UL SR, ठीक है। एज्यूम दोनों सीमेंट कंपनी है, U and SR, which are having the same level of business risk, ठीक है। दो कंपनी है, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम लेवल पे है, सीमेंट कंपनी है, दोनों ही सीमेंट इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। आप कोई भी बिजनेस का चूज कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, IT में अगर आप इन्फोसिस और TCS का करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट में डेवलप कर सकते हो। चलो फार्म अल्ट्राटेक, मैं ये एग्जाम्पल ना सर, ये सब ओरिजिनल डेटा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे सर अल्ट्राटेक का क्या हिसाब दे दिया आपने। फार्म का नाम है मानो अल्ट्राटेक, इज एग्जाम्पल है, फार्म अल्ट्राटेक इज अनलिवर्ड, ओके। अनलिवर्ड माने, अनलिवर्ड माने अरे लिवर्ड और अनलिवर्ड का डिफरेंस भूल गए क्या? लिवर्ड अनलिवर्ड का डिफरेंस भूल गए? लिवर्ड माने रिस्की और अनलिवर्ड माने नॉन रिस्की, माने बेसिकली जिस बिजनेस में डेब्ट हाई होता है या डेब्ट रहता है उसे हम लोग लिवर्ड बोलते हैं। लिवरेज चैप्टर में पढ़ाया था, इवन कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हुआ था। और जिस बिजनेस में डेब्ट नहीं रहता है या बहुत कम रहता है उसे हम लोग अनलिवर्ड या लेस लिवर्ड बोल सकते हैं।
तो फिलहाल हम लोग माना कि अल्ट्राटेक जो है वो अनलिवर्ड है, बट वाइल श्री सीमेंट जो है, ठीक है, श्री सीमेंट हैज डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.5, 0.5 यही रेशियो है, 0.5 मैंने ओवरऑल आप समझ लो, ठीक है, 0.5 ये रेशियो दिया है। टेक टैक्स रेट, बिजनेस में एक टैक्स रेट तो होता है, मतलब देश के अंदर टैक्स रेट मानो 30%, जो स्टैंडर्ड है मैं वही लिया। इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, डिवेंचर का जो मैंने डेब्ट मैंने लोन का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इज 12%, 12% इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये सिनेरियो डेवलप किया। अब आगे आगे इसी सिनेरियो के बेसिस में दोनों को कंपेयर करना है, आरओई एंड आरओआई बेसिस में, ठीक है। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें आपके सामने मैं कुछ सिनेरियो ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। सिनेरियो 1, द इकोनॉमी, माने ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस एन इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक बूम, बूम माने सर, बूम माने किसी भी इकोनॉमिक लेवल का हाईएस्ट लेवल कंडीशन, माने आप ऐसे मान सकते हो सबसे बेस्ट पोजीशंस को बूम पोजीशंस कहा जाता है, हाईएस्ट पोजीशंस या बेस्ट पोजीशंस, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छा जा रहा है, मार्केट में कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, लोगों को नौकरी मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लो है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ रहा है, ठीक है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, माने ओवरऑल इकोनॉमी बूम, इसको बोलते हैं बूम बूम, ठीक है। স্যার तो এটার পরে তো রিসেশন আসে না? बूम 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 में अगर कंपनी लास्ट नहीं कर पाता, मतलब ज्यादा देर तक सरवाइव जितना कर पाएगा, उसके बाद धीरे धीरे डिप्रेशन आएगा, फिर रिसेशन हो जाएगा, डिप्रेशन पॉइंट जो है वो रिसेशन में आएगा सर, एग्जैक्टली। बट देखना पड़ता है कि बूम में कितना दूर एक कंपनी, कंट्री या कंपनी जो भी है वो रह पाता है। तो यहाँ पर तो मैं कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड या फिर आपका देश, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक बूम, ऐसे सिचुएशंस में, वेरी गुड राहुल, एंड आरओआई happens to be 20%, माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट में आप 100 रुपीज लगाते हो तो 20% मिल जाता है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में रिसेंटली देखोगे, शेयर मार्केट रिसेंटली थोड़ा सा अच्छा दिया सर, 19,000 पार करके चला गया, बहुत सारे लोग 20-25%, 30% इजीली इनकम कर दिया, कोई कोई तो 50% भी इनकम कर दिया। देख रहा था मैं, कोई कोई मेरे को पोर्टफोलियो शेयर किया था, मेरा कुछ पुराना स्टूडेंट्स है, 30% प्लस रेवेन्यू ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ओवरऑल किसी 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 में थोड़ा खराब भी है, बट मैक्सिमम में अच्छा कर दिया। बहुत लोग कमाया सर रिसेंटली, जो मार्केट में भरोसा किया वो कमाया। तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक बूम एंड आरओआई हैपेंस टू बी 20%। कैलकुलेट आरओई, दे आस्क यू कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बताओ फॉर ईच फार्म। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं सर, समझ जाओ तो जिंदगी बन जाए, ना समझो तो भी सर क्या बात करते हो। फार्म ए, नहीं ए नहीं, हम लोग क्या लिए थे, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक, ठीक है। यूएल बोलने से अनलिमिटेड साउंड कर रहे हैं ना, तो मैं इसको, सॉरी, ऐसे अल्ट्राटेक को ही मैंने अनलिमिटेड माना ऐसे भी, चलो अल्ट्रा, फार्म अल्ट्राटेक, और दूसरी तरफ बताना पड़ेगा
फर्म श्री सीमेंट। ठीक, दो बिजनेस हम लोगों ने यहाँ पर एजम्पशन के तरीके से चूज किया। तो अगर मैं अल्ट्राटेक का डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक किया जाए तो अल्ट्राटेक का डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? अल्ट्राटेक का डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है सर? अल्ट्राटेक तो अनलिमिटेड है, मैंने डेब्ट है ही नहीं, रिस्क नहीं है कंपनी का। बट वाइल श्री सीमेंट हैज डेब्ट इक्विटी ऑफ 0.5, तो श्री सीमेंट का डेब्ट है, तो क्या बोलेंगे? अल्ट्राटेक का डेब्ट इक्विटी रेशियो 0। ठीक है, मैंने एजम्पशन ऐसा है कि जैसे अल्ट्राटेक कोई रिस्क ही नहीं लिया है, बट श्री सीमेंट का डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.5। अब मजा आएगा खेल में। आपको कैलकुलेट करना है आरओई। क्या फॉर्मूला है आरओई का? मैंने अगर आपको आरओई से आरओआई पे आना है, डेब्ट तो है नहीं सर, तो जो भी आपका आरओआई होगा उसको आप इंटू 1 माइनस टैक्स कर दो। मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखाया था ना, आरओआई मैंने ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड है ना नॉर्मली, डीआई मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो, आई फॉर इंटरेस्ट है, टी फॉर टैक्स। बट यहाँ पर तो सर इंटरेस्ट है ही नहीं, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 है, तो बचा क्या? बचा क्या? आरओआई और टैक्स से बचा, और तो कुछ बचा नहीं, तो आरओआई इंटू 1 माइनस टी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला छोटा हो गया बिकॉज सारा डेटा है ही नहीं। अब बिजनेस में रिस्क नहीं है, बिजनेस ने डेब्ट नहीं लिया, मेंटेन कर रहे, डेब्ट नहीं है, बिजनेस चल रहा है, इक्विटी के थ्रू से चल रहा है। ठीक है, लेकिन सी सीमेंट का केस में फॉर्मूला पूरा लग जाएगा, तो आर ओ आई इंटू 1 माइनस टी। अब ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी बूम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है तो आर ओ आई कितना हो जाएगा? 20। सरकार को टैक्स कितना देना है? 30%, तो 1 माइनस 0.3, तो 20 इंटू 0.7, तो कितना हो जाएगा? 14%। 14% हो जाएगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अल्ट्राटेक सीमेंट का। अल्ट्राटेक का रिटर्न ऑन इक्विटी 14% हो गया। सर कहानी में ट्विस्ट, अब इसका करो, श्री सीमेंट का करो ना सर। श्री सीमेंट के केस में क्या होगा? इसका डेब्ट इक्विटी 0.5 है, फॉर्मूला पुट करो ना, आर ओ ई इक्वल्स टू ROE equals to ROI plus ROI minus interest into debt by equity into 1 minus t, है ना? ओके सर, ये अब मुझे बताओ ROI कितना है? जस्ट पुट इट हियर, सारा डेटा आपको पता है, पुट करो, कैलकुलेट करो। मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ROI कितना है? 20 प्लस 20 माइनस इंटरेस्ट कितना है सर? 12% है, माइनस 12 इंटू डेब्ट बाई इक्विटी कितना है? 0.5। डेब्ट इक्विटी कितना हो गया सर? 0.5। और क्या है सर? इसको क्लोज कर देते हैं, इंटू 1 माइनस टी मैंने टैक्स, 1 माइनस टी मैंने 1 माइनस टैक्स मैंने जो टोटल टैक्स है 30%, तो बचेगा क्या? इंटू 0.7, इंटू 0.7। अब इसको सॉल्व करो, मैंने आर ओ इक्वल्स टू क्या होता है देखो, तो 20 माइनस इधर 8 हो गया, 8 इंटू 0.5 जितना आता है, करके देखो सर, आपका आंसर आएगा
सिंपल कैलकुलेशन है, 20 + 4 ऐसा कुछ डेटा आएगा, इंटू 0.7 हो जाएगा, और आप बोल सकते हो 24 इंटू 0.7। हाँ बोलो सर। 16.8 ना आया सबका, राहुल का, नील का, शालिनी का, पूर्वा, संपत, सबका आया 16.8। थैंक यू सर। यस सर। तो 16.8 is what sir? 16.8 is ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। खेल में मजा क्या हो गया सर, ट्विस्ट क्या हो गया? अल्ट्राटेक ने लेवरेज नहीं लिया, मैंने डेब्ट नहीं लिया, इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 है। बट श्री सीमेंट ने डेब्ट इक्विटी लिया 0.5, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो है इसका, थोड़ा बहुत डेब्ट है, लेकिन अगर आप देखो तो डेब्ट रह के भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 16% से ऊपर कमा रहे हैं। बट अगर आप अल्ट्राटेक को देखो तो उसने 14% कमाया, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 14% है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8 है। तो इस कैलकुलेशन से क्या मतलब निकलते हैं? डेब्ट इज गुड। हेलो, डेब्ट में नहीं खराब चीज ऐसा नहीं है, ये सब गलत सोच होता है, लोन लेने में ही खराब बात है, ये तो आम आदमी का सोच हो गया, टिपिकल मिडिल क्लास सोच हो गया, लोन माने खराब। नो सर, लोन माने खराब ये वर्ड गलत है। अगर आप उस लोन को यूज कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेब्ट इज गुड प्रोवाइडेड ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है उससे ज्यादा है तो डेब्ट इज गुड। अगर जैसे हमारे केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, और हमारे केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% था और डेब्ट इंटरेस्ट 12% है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you can manage your business, then there is no harm to take loan. But you have to manage your return on investment properly. ये चीज देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेमेंट से ज्यादा हो। ज्यादातर बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या होता है, मैं खुद भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करता हूं, लोन लेने पे सबको थोड़ा बहुत डर लगता है, बट बिना बात का लोन नहीं लेना चाहिए। मैं बिजनेस लोन का बात कर रहा हूं। इफ यू आर श्योर, अगर आप श्योर होते हो आपके बिजनेस आइडिया पे, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, देन ट्राई एंड अप्रोच द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक सम लोन, पुट इट इनटू योर बिजनेस एंड मेक सम प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर योर टारगेट। टारगेट जितना होगा मान के चलना उससे थोड़ा कम ही आएगा। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि कोई प्रोडक्ट को 100 रुपीज में परचेस करके मार्केट में 120 में बेचोगे, हो सकता है कि रियल में 2-3 टका कम हो रहा है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक प्रोडक्ट बड़ा बाजार से परचेस करते हो 100 टका में, उसको आप ट्राई कर रहे हो कि +20 प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेचना है, तो सिंपल बात है मैं 20% ऐड किया, तो इसका मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 टका डालने से 20 टका आता है। इफ आई इन्वेस्ट 100 रुपीज टूडे, आई विल गेट बैक 20% रिटर्न बाई सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो मैं 20% रख रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है कि 20% कम होके 17 या 18% हो जा रहा है, 2 टका कम मिल रहा है मुझे पर प्रोडक्ट में। हो सकता है क्योंकि आपको कभी कभी डिस्काउंट अप्रोच करना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको मार्केट पकड़ना पड़ता है,
राइवल के साथ थोड़ा सा मार्केट एक्वायर करने के पीछे भागना पड़ता है, तो आपको मे भी हो सकता है कि रिटर्न को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़े। आप 120% की जगह वही प्रोडक्ट शायद 118 में बेचना पड़े आपको, या 117 में बेचना पड़े। यस सर, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। और आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप 100 रुपीज मार्केट से लोन लिया सर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये 100 रुपीज आपका नहीं है, ये लोन लिया आपने जिसका इंटरेस्ट है 12%, 12%। तो 12% किसका जाएगा? बैंक को जाएगा। तो इफ यू अर्न 18 रुपीज और इफ यू पे 12 रुपीज टू बैंक, बीच का कितना हुआ? 18 माइनस 12, 6% आप कमाओगे सर। You earn 6 rupees if you can manage. Maximum you can earn 8 rupees. Maximum you can earn 8 rupees, 20 minus 12. सर बैंक इंटरेस्ट बढ़ जाए तो सर 12% स्टैंडर्ड दिया, बहुत अच्छा है, ये नॉर्मली होता है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाए तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, कम हो जाए तो थोड़ा फायदा उठा सकते हो, लेकिन यू हैव टू मैनेज दिस। तो लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लोन लेके आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो, मार्केट एक्वायर कर सकते हो। तो लोन लेना बुरा नहीं है। Little bit debt is always good if ROI is greater than interest. समझ रहे हो सर? कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले आप खुद के लिए करो या फिर आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उनका बिजनेस मॉडल को जानो, वो कैसे कमाता है। आप उसके बिजनेस को फोरकास्ट करो। अगर आप उस बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर हो ना, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, यू मस्ट फोरकास्ट द बिजनेस, यू हैव टू। एक सीए होने के नाते, एक प्रॉपर एमबीए फाइनेंस होने के नाते, एक सीएफए होने के नाते ये एक्सपेक्टेड है कि आप बिजनेस फोरकास्ट कर सकते हो। और बिजनेस फोरकास्ट तभी कर पाओगे जब आपका प्रॉपर नॉलेज रहेगा मार्केट के ऊपर। हाँ, हो सकता है कभी कभी आप गलत हो जाओ, बट हर बार थोड़ी होंगे। सो इफ यू कैन फोरकास्ट द बिजनेस, देन गो फॉर द बिजनेस लोन, गेट सम लोन, पुट इट इनटू योर बिजनेस, मेक सम रिटर्न एंड पे योर इंटरेस्ट, एंड बीच का गैप का कमाल। दैट इज बेसिक सिंपल आइडिया। बट ये छोटा से छोटा काम प्रॉपरली मैनेज करना, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। बड़े से बड़े लोग सही नहीं कर पाए सर। बिग बाजार बंद हो गया, नहीं कर पाया, बट और भी बिजनेसेस है जो करके दिखा रहा है। बोट करके दिखा दिया। तो ऐसा नहीं है कि करके नहीं दिखा सकते, बहुत लोग करके दिखा सकते हैं, और बहुत सारे लोग करके भी मतलब सक्सेस होके भी फिर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर दुकान बंद करना पड़ता है, फिर आर्बिट्रेशन में जाओ, कोर्ट में लड़ाई करो, बहुत मुश्किल सर। जी का हालत खराब हो गया है। हाँ, टाइम टू टाइम बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट प्रेफरेंस बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाते हैं। बिजनेस एक ऑलवेज अनसर्टेनिटी, यार बिजनेस इज ऑलवेज अपडेटेड एरिया। अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस में ऑलवेज मुश्किल होता है। सबको करना चाहिए ट्राई। यस सर, आई थिंक समझ में आ रहा है सर कि डेब्ट इक्विटी कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कैपिटल स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। কি সবাই বুঝতে পারছে তো নাকি না? हाँ सर, बोलो। Yes, sir. थैंक यू सर। सिनेरियो 2, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस द रिसेशन। चलो, राहुल का मन का आवाज सुन लिया होगा। हाँ রাহুল, এক্ষুনি রিসেশনের কথাই বলছিলি তো? হ্যাঁ স্যার। চল, তোর মনের আওয়াজ শুনে নিয়েছি। द इकोनॉमी एक्सपीरियंस है रिसेशन। रिसेशन माने बूम का उल्टा है। बूम माने हाईएस्ट लेवल, एक्सपेंशन माने जब बिजनेस में मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ होता है
मैंने बेसिकली एक इकोनॉमी का जो साइकिल होता है कुछ इस तरह का देखने में होता है। दिस इज एक्सपेंशन मोड, दिस इज बूम, मैंने इसको ग्रोथ भी बोला जा सकता है। दिस इज अ बूम फेज या सैचुरेशन फेज या मैच्योर भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम हो सकता है। बूम, मैच्योर, सैचुरेशन एंड ये रिसेशन है। रिसेशन, डिप्रेशन जो बोलो, ठीक है। इकोनॉमी में इसको बोलते हैं रिसेशन, बांग्ला बोले, बंगाली में लोग बोलते हैं मंदा, मौंदा बोले, बंगाली में बोलते हैं मौंदा, हिंदी में बोलते हैं मंदी। जो लोग हिंदी भाषी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, जब बोलते हैं ना कि भाई धंधा पानी कैसा जा रहा है, तो फिर बोलते हैं कि नहीं अभी तो मंदी चल रहा है। ऐसे मैम का जो सारे फैमिली लोग, मैम नॉन बंगाली बैकग्राउंड से है ना सर, मारवाड़ी बैकग्राउंड से, तो राजस्थान में जब मैटरनल साइड से बात होता है मामा घर में, तो पूछते हैं इधर से हम लोग कि मामा जी कैसे चल रहा है, धंधा पानी कैसे चल रहा है, तो लोग उल्टा में जवाब देते हैं अभी थोड़ा अच्छा जाने से बोलता है अभी बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन जब खराब होता है बोलते हैं नहीं अभी तो मंदी चल रहा है, ठीक है। और हम लोग बंगाली में मौंदा कथा মানে মন্দা ওয়ার্ডটা কম ইউজ করি, हम लोग ऐसे बोलते हैं आम भाषा में বাজার এখন অতটা ভালো যাচ্ছে না, হ্যাঁ, মন্দাও বলে অনেকে, হ্যাঁ বাজার মন্দা, तो दैट इज द कॉल्ड रिसेशन। बस कनेक्ट करना था और कुछ नहीं। तो इकोनॉमी में ये एक्सपीरियंस होता है सर, ग्रोथ फेज, बूम फेज एंड रिसेशन फेज, ठीक है। अब ये वाला जो सिचुएशंस में आपके सामने ला रहा हूँ, ऐसे अच्छा रिसेशन बहुत कारण से हो सकता है, रिसेशन का हजारों रीजन होता है, ठीक है। कभी मैं बैठ के, ये सब इकोनॉमिक्स है सर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं समझाता हूँ। सीए का होता है, नॉर्मली सीए लोग पढ़ते हैं, सीएमए वाले भी पढ़ते हैं फाउंडेशन लेवल में हल्का फुल्का, सीएस को थोड़ा सा एंट्रांस लेवल में पढ़ाया जाता है, बट सीए को थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मौका मिलता है इकोनॉमिक्स को, बाकी एमबीए वाले भी पढ़ते हैं। अच्छा, इकोनॉमी एक्सपीरियंस है रिसेशन, ठीक है। एंड जानो सर, पढ़ो, सब पढ़ो, मौका इसलिए सब्जेक्ट नहीं बनता है, सब्जेक्ट बनता है आपको रियल लाइफ को कनेक्ट करने के लिए। The economy experiences recessions and ROI, return on investment is only 10%. खतरनाक सिचुएशंस, ठीक है। तभी तो मंदा है, तभी तो मार्केट में बाजार नहीं है, इसी को बोलते हैं बाजार ना होना। बिजनेसमैन का मुंह जब छोटा हो जाता है, बाजार भालो जाच्छे ना, समझ रहे हो सर? हाँ हाँ, बढ़िया नहीं है, मंदी चल रहे हैं, इस सिचुएशंस को बोलते हैं। ROI इज ओनली 10%। फार्म, अल्ट्राटेक और फार्म 3 सेगमेंट, D/E इसका है 0, ROE हो जाएगा इक्वल्स टू ROI इंटू 1 - T। तो आपको पता है ROI कितना है, 10%, तो 10 इंटू 0.7, मैंने टैक्स दिया 30%, तो बचा कितना, 70%, तो 10 इंटू 0.7 मैंने 7%। ये अल्ट्राटेक का हालत हो गया। श्री सीमेंट का हालत क्या हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी 0.5, ROI प्लस ROI माइनस I, करो सर, इंटू D/E इंटू 1 - T, है ना। पुट कर दो, 10 प्लस 10 माइनस 12, 0.5 इंटू 0.7, 9 इंटू 0.7, 6.3। क्या हो गया सर, कहानी में ट्विस्ट? हाँ सर, उल्टा पड़ गया, खेल उल्टा पड़ गया सर। श्री सीमेंट जब मार्केट ग्रो कर रहा था तब बड़ा मजा ले रहा था, 17% के क्लोज, अप्रॉक्स 17% रिटर्न पा रहा था। अल्ट्राटेक हार्डली 14% कर रहा था, 3% एक्स्ट्रा कर रहा था श्री सीमेंट।
अब जब इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन में चला गया, अब अल्ट्राटेक यहाँ पर लोन में नहीं है, वो तो अनलिवर्ड है ना, अल्ट्राटेक का लोन वगैरह नहीं है। अल्ट्राटेक 7% कमा रहा है, बट रिसेशन है ना, अब फिर आपका अर्निंग कम हो गया है, तो आपको 6.3% मिल रहा है, तो लॉस में चले जाओगे। सर इसका मतलब मंदी सिचुएशंस में क्या लोन नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए, पहले का लोन लिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, बट एक बात है, वो मैनेज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस फोरकास्टिंग। तो डिसीजन हम लोग फाइनेंस में ये दे सकते हैं, कंक्लूजन क्या दे सकते हैं सर? डेब्ट इज बैड इफ ROI लेस देन इंटरेस्ट। बस, ठीक है, हो जाएगा चे बेपट्टा। प्लीज टेल मी सर, डेब्ट इज बैड इफ ROI लेस देन इंटरेस्ट। समझ में आया सर? क्वेश्चन हो तो करो सर। कि बोझा गैलो की गैलो ना। हेलो। Yes, sir. यस सर, ओके सर। द इकोनॉमी हैज ए नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन माने ना तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, माने ना तो बूम है, और ना ही रिसेशन है, नॉर्मल, ठीक है, एवरेज कंडीशन। इसको हम लोग शेयर मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। इकोनॉमी हैज ए नॉर्मल कंडीशन एंड ROI 12%, ठीक है, ROI 12%, मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%। लोन का तो पता ही था आप लोगों को। अब अल्ट्राटेक जो कि एक अनलिवर्ड बिजनेस है, और श्री सीमेंट जो कि एक लिवर्ड बिजनेस है, किसका क्या होगा जनाब आगे? अल्ट्राटेक का क्या होगा और श्री सीमेंट का क्या होगा? देयरफॉर, अच्छा इसका डेब्ट इक्विटी जीरो, वी ऑल नो एज पर आवर एग्जांपल। ROE इक्वल्स टू ROI इंटू 1 माइनस टी, है ना। ROI is 12 and इधर 1 minus t बने 0.7, 1 minus 0.3, तो 12 into 0.7 equals to 8.4। जब इकोनॉमी नॉर्मल है तब अल्ट्राटेक कितना कमा रहा है, उसका लोन का इंटरेस्ट तो आपको पता ही है 12% है। श्री सीमेंट डेब्ट इक्विटी 5 है इसका, है ना, डेब्ट इक्विटी 0.5 है इसका। Therefore ROE, return on equity, equals to ROI, sorry, ROI plus ROI minus interest into D by E into 1 minus T। पुट कर दो ना सर, ROE equals to 12% plus 12 minus 12 into 0.5 into 1 minus T minus 0.7, यानी 1 टका, और इधर टैक्स है 30%, तो 0.7। कैलकुलेट करके देखो, इसका भी हो जाएगा 8.4%। चेक करके देखो इससे।
हेलो, बोलो सर। नील, राहुल, संपद, पूर्वा, शालिनी, आई एम आस्किंग एवरीबडी सर, आंसर आया? 8.4 आया? यस सर। तो क्या 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 नॉलेज मिला सर कि अगर इकोनॉमी नॉर्मल है तो एक लिवर्ड और एक अनलिवर्ड बिजनेस, मैंने जो रिस्क लेके लोन लेके बिजनेस कर रहा है, जो बिना रिस्क का लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम हालत होगा। 8.4, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, फार्म शुड बी indifferent. Farm should be indifferent between. Farm should be indifferent between debt versus equity. यानी वो डेब्ट लेके चले या इक्विटी लेके चले, डजेंट मैटर, उतना ज्यादा प्रॉपर डिसीजन में फर्क नहीं आएगा। Firm should be indifferent between debt versus equity if 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 what sir? If ROI equals to, if return on investment if ROI equals to interest, and रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 12% है और इंटरेस्ट भी 12% है, एज पर दी सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशंस में फार्म इंडिफरेंट हो सकता है, डेब्ट के ऊपर बेस करके बिजनेस चला या इक्विटी में बिजनेस चलाए, रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो दीज आर दी सिचुएशंस, हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है, हर बिजनेस को ये चीज इकोनॉमी में देखने को मिलता है। एंड एज पर दी सिचुएशंस, ये सिचुएशंस फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट चेक करते हैं कि बिजनेस का करंट सिनारियो में क्या करना ठीक है और क्या करना नहीं ठीक है। मार्केट जब रिसेशन मोड में है तब उसका क्या, मार्केट जब बूम फेज में है तब क्या, मार्केट जब नॉर्मल है तब क्या। ठीक है ना सर? ये इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में ROE ROI रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ अगर आपको समझ में आया ना, आपका बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड या बिजनेस डिसीजन रिलेटेड, या जो लोग शेयर मार्केट का क्लास भी करते हो, जो लोग NISM का पढ़ाई कर रहे हो, जब आगे जाके देखो NISM में एग्जाम पास करना इज नॉट एनफ। आपको इंस्टीट्यूशन, मतलब जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आप बैंक में काम करते हो, आप किसी ब्रोकिंग फार्म में काम करते हो, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हो, ठीक है, किसी मार्चेंट ब्रोकिंग फार्म में काम करते हो, अगर आपके अंदर ये नॉलेज देखता है ना सर, कि आप बिजनेस को अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट कर सकते हो, और यही नॉलेज आपको एक अलग लेवल पे पहुंचाएगा। अलग हुई थी और डिग्री, जो भी डिग्री आप लो, NISM तो लाइसेंस एग्जाम है, वो भी चाहिए होता है जो लोग शेयर मार्केट लेवल में काम करने जाते हैं, और जो CA CMA कर रहे हैं वो नॉलेज लेके ही जाना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज आप पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम लेवल अलग ही होता है। तो इसीलिए आप अपना नॉलेज को एनहांस करो और उसके साथ साथ अपने आप को बनाओ सर, और इंटरव्यू में या कंपनी में काम करते करते आप अपना ये जलवा दिखाओ कि आप क्या जानते हो। और ये जलवा सिर्फ मुंह पे नहीं, काम करके दिखाना पड़ेगा। वहां पर नॉलेजेबल लोग ही बैठे हुए सर, सब उसी तरह का जाके वहां पर वो अपना पोजीशन बनाया है। तो ना वो एक बंगाली में कहावत है सर, जोहरी जौहर चने, समझते हो सर? जोहरी मतलब जो ये पत्थर वगैरह का, मतलब जो जेम स्टोन्स वगैरह को समझ सकता है, या जो भी धातु को समझ सकता है, सोना रूपा का पहचान है जिसको, उसको जोहरी बोलते हैं। अगर आप जोहरी के पास पड़ जाते हो ना, और आपके, हाँ बोलो सर। यस, पूर्वा কিছু বলছে? হ্যাঁ পূর্বা বলো। না না স্যার কিছু বলিনি, হাত লেগে ফোনটা অন হয়ে গেছিল, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কিছু বলিনি স্যার। ओके सर, तो वही बात मैं कर रहा মেয়ে মেয়ে হাতে পড়ে গেছিল, অন হয়ে গেছিল। था। अच्छा अच्छा ठीक है, नो इशू।
तो दैट इज द पॉइंट सर, कि आप अपने आप को बिल्ड करो, नॉलेज एकदम एनहांस करो। और ये सब एग्जाम का भी क्वेश्चन है, जो लोग आगे जाके फंडामेंटल का एग्जाम दोगे, रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दोगे, सीए सीएमए का तो है ही ये सब चीजें, ये सब टॉपिक एक्चुअली सीए सीएमए रिलेटेड है, ये एमबीए फाइनेंस रिलेटेड है। बट आगे जाके जो लोग सेबी का एग्जाम भी क्रैक करेगा, एनएससी का एग्जाम क्रैक करेगा, उसके लिए भी है। तो प्लीज आप लोग पढ़ो सर, वेराइटीज ऑफ एग्जाम क्रैक कर सकते हो और आगे जाके अपना जलवा दिखा सकते हो। अच्छा, मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को शेयर करता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक सारा मैंने कवर कर दिया, जो मैंने आज करवाया इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, और लास्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्लास हुआ था सर, उसके ऊपर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करता हूँ, मैंने ईबीआई टीपीएस के ऊपर, ठीक है। कमोडिटी के लिए मिलर का अगर कुछ मिले तो वो भी दे दूंगा। बट आप लोगों को एक काम करना है सर, आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, और जरूरत पड़ने से क्लास आपके सामने होता ही है ना, प्लेलिस्ट रिफ्रेश करके आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है सर, आज का क्लास सर इतना ही रखता हूँ। होमवर्क अगर बाई चांस मैं भूल जाऊं तो प्लीज कलेक्ट कर लेना याद करके, ऐसे भूलूंगा नहीं, मैं अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। बट अगर बाई चांस किसी को ना मिले तो जस्ट मेरे को एक बार रिकॉल करके ले लेना। ओके सर, थैंक यू, फिर गुड नाइट। हाँ, ओके ओके सर, गुड नाइट।